लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। और कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हम लोगों ने देखी थी, जिसमें से एक तो यही है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू ईएमएफ का इन अ साइकिल शुड बी जीरो। एवरेज वैल्यू जीरो का मतलब है कि जितना पॉजिटिव एरिया हो उतना ही नेगेटिव एरिया हो, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, इन सब बातों का क्या मतलब है वो भी क्लियर है। नॉर्मली जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो जो 220 वोल्ट है वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू है। अगर हमें पीक वैल्यू निकालनी हो तो हमें उस 220 में √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पीक वैल्यू विल बी 220 √2, और भी ज्यादा होगी। मतलब वो जो ग्राफ सप्लाई हो रहा है उस ग्राफ में ये जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो 220 से ज्यादा होगी, 220 √2 होगी इनफैक्ट। और 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि वो जो कॉइल है जहां भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उस कॉइल को घुमाया जा रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जा रहा है, तो उसका ओमेगा जो है वो 100 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल है। बाकी फिर एक दो एग्जांपल देखे थे जिसमें हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है वो भी देखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी एसी चैप्टर में ही, और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे पावर लॉस इन एसी सर्किट्स। पावर लॉस इन एसी सर्किट्स, ठीक है। तो पावर लॉस समझने के पहले पहले हम ये देखते हैं कि व्हेन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी is applied across any electrical element, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मतलब R, L और C, then current in the circuit also varies sinusoidally, but it may have some phase difference with applied वोल्टेज। देखो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे ही बेस्ड है कि हम लोग V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी या V नॉट कॉस ओमेगा टी, पहले तो समझो साइन और कॉस में मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस होगा, बट इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फंक्शन को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। फर्क सिर्फ उनका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इतना ही फर्क है। साइन फंक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, कॉस फंक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। बाकी दोनों ही वेव फॉर्म एग्जैक्टली सेम है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कॉस फंक्शन है या साइन फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन को हम साइनोसॉइडल बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लेना कि साइन ओमेगा टी लिखा हो या कॉस ओमेगा टी लिखा हो, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, एक ही है हमारे लिए, तो एक ही है वो। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हम किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लगाते हैं, जब R हो, L हो, C हो या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो, तो सर्किट का जो करंट है वो भी साइनोसॉइडली ही वेरी करेगा। मतलब वोल्टेज अगर साइन फंक्शन है तो करंट भी साइन फंक्शन बनेगा या कॉस फंक्शन बनेगा। लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो अब सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि फेज डिफरेंस समझते हो क्या। तो जो करंट है ना सर्किट में, उसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। करंट हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट कहलाएगी, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट बनेगा पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड फाइव बनेगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो इसको थोड़ा और हम इलेबोरेटिव वे में समझाते हैं, थोड़ा सा इसमें एसएचएम भी यूज होगा, क्योंकि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों ही एसएचएम है। अब तुम्हें यहां समझना क्या है, देखना जरा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने एक
सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि तुम्हें याद हो कि एसएचएम में एक बात ये बोली जाती है कि हम किसी भी एसएचएम को हम एक सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लें कि ये वाला जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है और ये एक पार्टिकल है, समझना, ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है। ये एक पार्टिकल है जो ओमेगा से इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से। t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल रेफरेंस लाइन पे था, तो बताओगे कि अभी कितना एंगल कवर कर लिया होगा इस पार्टिकल ने? t इक्वल टू 0 पे ये रेफरेंस लाइन पे था, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से घूम रहा है, तो t टाइम में क्या इसने ओमेगा टी एंगल कवर कर लिया होगा? और ये जो मैंने सर्कल लिया है, इस सर्कल का रेडियस v नॉट के इक्वल है। सर्कल का जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड है, याद है नहीं याद आया? तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, पार्टिकल जब एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ जा रहा है तो ये प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, तो जरा बताओगे कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये जो मैंने एरो बनाया है, क्या ये v नॉट साइन ओमेगा टी होगा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमको सिंपली ये बताता है कि ये जो वैल्यू बनाई हुई है मैंने, ये वैल्यू, ये एक तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। उस सर्किट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट क्या वोल्टेज है वो ये वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस है। और ये जो है ये क्या है? ये उसका पीक वैल्यू है। तो तुम ध्यान से देखो, जब ये पॉइंट यहां रहा होगा तब इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 था, फिर जब यहां पे आया तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो गया, यहां पहुंचेगा तो इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा, या यहां पहुंचेगा तो इंस्टेंटेनियस और पीक सेम हो जाएगा। मतलब कहने का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बिकॉज ये जो है ये एसएचएम की तरह है, ये हमेशा वी नॉट नहीं है, हमेशा 0 नहीं है, 0 से वी नॉट के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। तो किसी भी टाइम पे कितना है वो हमें इस सर्कल से सबसे अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेजर डायग्राम। ठीक है, एसएचएम में तुम्हें याद होगा कि हम लोग सर्कल बनाते थे, याद है ना? लेकिन क्या है ना, इस चैप्टर में सर्कल हटा देते हैं। तो ऐसे समझो कि अगर मैं ये सर्कल हटा दूं तो ये जो बना हुआ है दिस इज फेजर। तो बिना सर्कल के इसको विजुअलाइज करना है। कोई प्रॉब्लम है बताओ? अभी बना रहने देते हैं। अब जब हम इससे करंट निकालेंगे तो करंट भी साइनोसॉइडली ही वेरी करेगी, लेकिन करंट का जो फेजर है यानी आई नॉट, वो वोल्टेज वाले फेजर से फाई के फेज डिफरेंस पे है। तो करंट के लिए हम चाहें तो दूसरा एक सर्कल बना लेते हैं। देखो ध्यान से, तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो जाएगा, क्यों भाई? तो ये वैल्यू यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और ये जो करंट वाला फेजर है ये भी ओमेगा से ही आगे बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेजर डायग्राम है। यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं इस डायग्राम को देख के कि करंट इज, यहां बोल सकते हैं कि करंट आई इज लीडिंग वोल्टेज बाई एंगल फाई। तो तुम्हें इस लाइन का मतलब अब क्लियर है? यस सर। मतलब ये है, लीडिंग का मतलब ये होगा कि जब भी मैक्सिमम करंट आएगा तो मैक्सिमम करंट पहले आ रहा है या मैक्सिमम वोल्टेज पहले आ रहा है? क्यों भाई, मैक्सिमम करंट पहले आ रहा है या मैक्सिमम वोल्टेज पहले आ रहा है? मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, कौन यहां पे पहले पहुंचेगा? पीक वाले पॉइंट पे कौन पहले पहुंच रहा है? तो करंट पहले पहुंच रहा है, करंट पहले पहुंच रहा है, वोल्टेज कुछ देर बाद पहुंच रहा है। तो यही बेसिकली फेज डिफरेंस है। तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई फाई। और अगर हमें कभी निकालना हो कि करंट पहुंचा और वोल्टेज पहुंचा के बीच में टाइम गैप कितना है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं अगर हमको ये फाई पता है तो।
अगर हमको ये फाई पता है तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा से घूम रहे हैं दोनों, ठीक है ना। यस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या होगा कि ये सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, तो अभी मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, बाद में नहीं ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली नोट कर लो पहले यहां तक इतना, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, डिस्कशन हमारा यही रहेगा कि वोल्टेज गिवन होगा और अलग अलग कंडीशन में हमें करंट फाइंड करना होगा। करंट फाइंड करने में दो चीजें निकालनी है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और फेज डिफरेंस कितना है। ओमेगा तो सेम ही रहेगा। फिलहाल हम लोग पावर डिस्कस कर लेते हैं। पावर निकालना तो सीधा सीधा है। पावर के केस में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पावर अगर इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड का भी निकालना हो तो इट इज सिंपली V इंटू आई। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करें V नॉट आई नॉट तो हो जाएगा V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और इंटू साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसमें टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो बताओगे जरा क्या बचेगा, मतलब V नॉट आई नॉट बाई टू अलग कर लें, टू साइन ए साइन बी क्या बनता है, हम्म, क्यों भाई, क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बताना भाई कुछ ऊपर नीचे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस। अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब ये हुआ कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना एनर्जी सोर्स का डिसिपेट हो रहा है। बट मोस्टली हम लोग क्या होता है ना, हम लोग को तो चाहिए होता है कि हाँ 1 घंटे में या 20 मिनट में या 25 मिनट में कितना पावर लॉस हुआ। अब क्या है कि 25 मिनट जो है वो ओमेगा से जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, उसके सामने बहुत बड़ा वैल्यू है। मतलब उतनी देर में साइकिल्स कितनी रन करेंगी, तो साइकिल्स तो कई सारी रन करेंगी। तो अगर कई सारी साइकिल्स रन कर जाएंगी कंप्लीटली तो हमें इंस्टेंटेनियस से ज्यादा कुछ आंसर नहीं मिलेगा, हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज ले सकते हैं हम। तो अगर हम इस फंक्शन का एवरेज लें, एवरेज पावर, तो इस फंक्शन का अगर हम एवरेज लेंगे तो जरा बताओगे क्या बचेगा। अब कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, और कॉस फाइव में सिर्फ कॉस फाइव बच जाएगा क्योंकि कॉस फाइव कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो ये एक एवरेज पावर का फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस के लिए कुछ याद ही नहीं रखना है। इंस्टेंटेनियस के लिए तो सीधा सीधा उस इंस्टेंट का वोल्टेज और उस इंस्टेंट की करंट का मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे ये जो cos फाइव लिखा हुआ है, दिस cos फाइव इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। ये जो पावर फैक्टर है ये डिपेंड करेगा कि सर्किट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो वो हम अलग अलग निकालेंगे हर एक केस में, ठीक है ना। फिलहाल दो टाइप की पावर डिफाइन की है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। ज्यादातर एवरेज का ही काम पड़ेगा। एवरेज का सिंपली मतलब है कि 1 घंटे में कितना लॉस हुआ है या कितना स्टोर हुआ, इस तरह से। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं फिर, और सबसे पहले देखते हैं प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, और
एसी सोर्स का इस तरह से ये सिंबल है और इसमें हमने रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया हुआ है और ये जो एसी सोर्स है लेट से इसको ले लेते हैं v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, ठीक। तो हमें ये पता करना है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का क्या फंक्शन आएगा। तो देखो अगर केवल एसी सोर्स है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट से ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर हम इसमें केवीएल लगाएं तो क्या बनेगा इक्वेशन, तो केवीएल से बनेगा माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी एंड प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। तो देखो तुम्हें यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू आएगी वी नॉट बाई आर इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये जो वी नॉट बाई आर है ये आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो एक तरह से ये बन जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट यहां से आ गया वी नॉट बाई आर, आई नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट, और इस पर्टिकुलर केस में फाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी इस केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, सिंपल। फेज डिफरेंस नहीं है को अगर हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करें तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि अगर ये वोल्टेज का कर्व है, हालांकि हम लोगों ने कॉस लिखा है तो कॉस में ही बना देते हैं, ये अगर वोल्टेज है यहाँ पे तो जो करंट इन दी सर्किट है इट इज ऑल्सो फॉलोइंग सेम कर्व। बस फर्क इतना है कि करंट का जो पीक वैल्यू है वो डिफरेंट है और वोल्टेज का पीक वैल्यू डिफरेंट है। देखो फेजर्स में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो सपोज ये रेफरेंस लाइन है, तो अगर ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो ये करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है और ये दोनों ही फेजर ओमेगा से रोटेट हो रहे हैं। ये है फेजर का मतलब वो एरो हो गया, और उस एरो का जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। बताओ जितनी बातें लिखी हैं अभी किसी में डाउट है तो पूछिए। तो अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। जब करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम है तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है। तुम सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के और भी एलिमेंट्स के लिए निकाल सकते हो, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट मतलब सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। और वोल्टेज को हम फिर से उसी तरह से V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दे रहे हैं, करंट हमको निकालना है। अब देखो सिर्फ कैपेसिटर है तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस क्यू एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, जब इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो क्यू को क्या लिखेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि क्यू बाई सी की वैल्यू वी नॉट कॉस ओमेगा टी होगी। तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे तो ये आएगा वी नॉट सी कॉस ओमेगा टी, और अगर करंट निकालेंगे तो करंट की वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी। देखो आ रहा है ये। अब ये बताओ कि माइनस साइन ओमेगा टी को अगर हम लोग कॉस में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी
एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बताइए। Yes. ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसलिए लिखा जिससे हम उसको ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर पाए। और वो जो ओमेगा सी वी नॉट के साथ प्रोडक्ट में आ रहा था उसको भी हम नीचे इसलिए लिया है क्योंकि नीचे लाने के बाद जो बना है ना उसका यूनिट तो ओम ही बनेगा, बट वो रेजिस्टेंस नहीं है, यूनिट रेजिस्टेंस वाला ही बनेगा। तो रेजिस्टेंस की तरह दिखे वो, इसलिए उसको नीचे ले आए हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और आई नॉट इक्वल टू बनेगा वी नॉट अपॉन, इसको लिखते हैं हम लोग एक्सी। जो नीचे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एक्सी। एंड एक्सी क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज known as, it is known as reactance of capacitor। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे फाई की वैल्यू तुम ध्यान से देखो तो पाई बाई टू है। तो फाई पाई बाई टू का मतलब क्या है, कौन आगे है, करंट आगे है या वोल्टेज आगे है। तो भाई Current आ गया. करंट आगे है, तो यहाँ बोल सकते हैं करंट आई इज लीडिंग वोल्टेज V बाई पाई बाई टू। करंट आई इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू। ग्राफ अगर बनाए इसका तो इस केस में, हाँ, करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, वोल्टेज तो वही है वी नॉट, तो करंट का ग्राफ एक्चुअली माइनस साइन ग्राफ है, ध्यान से देखो तो, है ना। तो माइनस साइन का मतलब इस तरह से है, ये करंट का ग्राफ है और ये करंट का पीक वैल्यू है। ठीक है, फेजर्स अगर बनाए तो फेजर्स में ये बोलेंगे कि अगर वोल्टेज का फेजर इधर है, लेट्स से दिस इज VC और ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन, तो जो करंट है, करंट इज लीडिंग वोल्टेज, तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू, तो करंट इधर चल रही है। तो ये इनका फेजर डायग्राम हो गया। बताओ, देखो ध्यान से, क्लियर है क्या सभी कुछ। Yes. देखो नोट कर लो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर के बीच में ये रिलेशन आया है। दैट करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू एंड करंट का जो पीक वैल्यू है वो है वी नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और जिसका वैल्यू है 1/ओमेगा सी। ध्यान रखना ये जो रिएक्टेंस लिखा हुआ है इसका यूनिट तो ओम ही बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि 1/ओमेगा सी निकालोगे तो ओम ही आएगा, या V/I से देख लोगे तो भी ओम आएगा। नेक्स्ट है इसी तरह से प्योर इंडक्टिव AC सर्किट। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग पहले अलग अलग स्टडी कर ले रहे हैं कि अलग अलग कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर है, फिर उनके किसी भी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम लोग निकाल पाएंगे। तो सपोज ये हो गया इंडक्टर एंड AC सोर्स, ठीक है, V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो जरा बताओगे कि KVL से क्या बनेगी इक्वेशन, अगर हम लोग KVL लगाएंगे इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी
एंड प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करते हैं, टाइम 0 से t, करंट 0 से I। तो देखो करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू आएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी आ रहा है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्या माइनस पाई बाई टू आएगा? देखो ध्यान से। Yes. तो यहाँ पे जो ये आई नॉट है, ये है वी नॉट अपॉन एक्स एल, उसको लिखते हैं एक्स सी, इसको लिखते हैं एक्स एल। और एक्स एल की वैल्यू है, एक्स एल इज ओमेगा एल एंड इट इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यूनिट इसका भी ओम ही आएगा। और यहाँ पे फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना आ रहा है, यहाँ माइनस पाई बाई टू आ रहा है। यानी इस बार कौन आगे है कौन पीछे है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई पाई बाई टू। वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई पाई बाई टू। ग्राफ बना लो उसी तरह से। तो इस बार ग्राफ कैसा रहेगा, इस बार तो साइन का ही ग्राफ बनाना है। तो इस बार तो यही ग्राफ बनेगा। करंट का हो गया। फेजर्स कैसे बनेंगे, तो फेजर्स अगर हमने वोल्टेज इधर बनाया है यानी VL, ध्यान से देखना, ये हो गई इसकी रेफरेंस लाइन। तो जो करंट होगा, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज है, तो करंट इधर की तरफ होगा। ये इधर की तरफ ओमेगा से घूम रहा है, ये इधर ओमेगा से घूम रहा है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। देख लो। तो मेन बातें जो हमें इसमें ध्यान रखनी है आगे के लिए, वो एक तो यही है कि वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम में क्या रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस में वी नॉट बाई आर है, कैपेसिटेंस में वी नॉट बाई एक्सी है, और इंडक्टर में वी नॉट बाई एक्सएल है। एक्सी इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्सएल इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी है और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है और कैपेसिटर में करंट लीडिंग है। तो याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, कैपेसिटर C फॉर कैपेसिटर एंड C फॉर करंट। तो करंट इज लीडिंग इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर में जस्ट उल्टा है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। बोलो। तो अगर हमें इंडिविजुअली सभी की प्रॉपर्टीज पता है तो हम इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस निकाल सकते हैं। मतलब अब हम कोई भी एसी सर्किट सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, प्रोवाइडेड थोड़े से एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो बस। ठीक है, यहां तक बताओ। तो देखो, हम लोग सबसे पहले जो Yes. सर्किट हैं तीनों ही लगा देते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में आरएल सर्किट हो या सीरीज में आरसी सर्किट हो या सीरीज में आरएलसी हो, तो सीरीज आरएलसी देख लो, जो नहीं होगा उसको हटा देना, वहां से उसको 0 कर देना। ये है। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस एंड
inductance. All three are connected across same supply. Supply is again V equal to V naught cos omega t, R L R C और L. ठीक है, जरा समझना ध्यान से इसमें. अब इस केस में जो करंट है ना वो हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बार जो करंट होगी वो तीनों पे ही डिपेंडेंट आएगी. सिर्फ आर था तो हम बोल सकते थे सेम डायरेक्शन में है, सिर्फ कैपेसिटर था तो बोल सकते थे पाई बाई टू आगे है, सिर्फ इंडक्टर था तो बोल सकते थे पाई बाई टू पीछे है. लेकिन अब क्या होगा, अब एक तरह से रिजल्ट आएगा टोटल. हाँ, लेकिन हमको ये बोल सकते हैं कि जो आई कुछ भी एक करंट आए, बट उस करंट का जो फॉर्मेट आएगा, मतलब जो उसकी इक्वेशन आएगी वो तो वैसे ही आएगी ना, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो हम एक काम करते हैं, वो एज्यूम पहले कर लेते हैं. तो let us assume that I is equal to I naught cos omega t plus 5. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया. अभी बताओ कि अगर हमें करंट मालूम है, करंट एज्यूम हमने इसलिए किया क्योंकि तीनों ही एलिमेंट से सेम करंट फ्लो कर रहा है. तो ये बताओ, अगर करंट मालूम है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो क्या? करंट मालूम है अगर, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज. IR. इसी तरह अगर करंट मालूम है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और करंट मालूम है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज. तो जरा बताते जाओ, वी आर क्या लिखेंगे? वी आर को लिखेंगे आई आर. तो क्या ये लिख सकते हैं इसको, आई नॉट आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. और ये जो आई नॉट आर है इसको मैं बोल देता हूं वी आर नॉट. वी आर नॉट का मतलब हुआ कि ये वी आर की पीक वैल्यू है और वी आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. इसी तरह से अगर वीसी लिखना हो तो वीसी हो जाएगा आई नॉट एक्सी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. अब आगे बताओ क्या लिखना चाहिए, प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू? प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू? -5/2. माइनस पाई बाई टू, क्योंकि करंट आगे है वोल्टेज पीछे है. और ये जो आई नॉट एक्सी है ये हो गया वीसी नॉट. ठीक है, इसी तरह से वीएल क्या बनेगा, तो वीएल हो जाएगा आई नॉट एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हो जाएगा प्लस पाई बाई टू, एंड आई नॉट एक्सएल इज वीएल नॉट. ठीक है, अब देखो यूजिंग केवीएल क्या हम लोग ये बोल सकते हैं किसी भी टाइम पे जो V होगा वो VR प्लस VC प्लस VL के इक्वल होगा? बोलो. V बेसिकली VR VC और VL का रिजल्टेंट आएगा. अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पुराना याद करो. अगर हमें ये तीनों फंक्शन ऐड करने हैं तो एक तरीका तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है कि हम इन सबको ओपन करेंगे, क्यों भाई, और फिर साइन कॉस एक साथ लेके, और वो सब थोड़ा सा झंझट रहेगा, वैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इन तीनों एसएचएम्स में एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि इन तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम्स को हमें ऐड करना हो तो क्या हमारे पास एक तरीका वेक्टर एडिशन भी है, क्यों भाई? Yes, sir. याद है नहीं यार? Yes, sir. मतलब a sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, a sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, इनको ऐड करना हो तो हम a बना सकते हैं 0 डिग्री पे, फिर a बना सकते हैं 30 डिग्री पे, एक a बना सकते हैं 60 डिग्री पे, और इन तीनों का रिजल्टेंट भी ले सकते हैं. तो वो काम करते हैं यहाँ पे फिलहाल. तो उसके लिए क्या किया जाए, पहले तो एक काम करते हैं कि एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और वो रेफरेंस लाइन बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि ये ओमेगा टी का डायरेक्शन है, मतलब ओमेगा टी इधर की तरफ है. तो वी आर किधर होगा, तो देखो वी आर होगा इस तरफ, क्योंकि जो वी आर नॉट है वो ओमेगा टी वाले डायरेक्शन से कितना एंगल आगे है, तो 5 एंगल आगे है. देखो, तो ये वी आर नॉट हो गया. फिर वी सी नॉट कहाँ बनेगा, तो वी सी नॉट जो है वो वी आर नॉट से 90 डिग्री पीछे की तरफ है.
ये हो गया VC नॉट, और VL नॉट किधर होगा, तो VL नॉट इधर की तरफ होगा। तो एक तरह से हमें इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो VL और VC अपोजिट होने की वजह से इनका जो रिजल्ट आएगा वो लेट से इधर की तरफ आ रहा है। ये वेक्टर हो गया VC नॉट माइनस VL नॉट, देखना ध्यान से। तो VC नॉट माइनस VL नॉट और VR नॉट, इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो अब इनका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये अंडर रूट ऑफ VR नॉट स्क्वायर प्लस VC नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो तो हमको मालूम है ना कि वो कौन सा आएगा, तो वो तो V नॉट ही है, ये जो लिखा हुआ है। और ये V नॉट का डायरेक्शन क्या है, V नॉट का डायरेक्शन ओमेगा टी वाला डायरेक्शन है, यानी रिजल्टेंट आना इसी डायरेक्शन में चाहिए। देखो ध्यान से, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? बेसिकली VR नॉट, VL नॉट, VC नॉट, इन तीनों फेजर्स का जो रिजल्टेंट है वो V नॉट है, और V नॉट का जो डायरेक्शन है वो cos ओमेगा टी वाला डायरेक्शन आना चाहिए था। तो मैंने डायग्राम थोड़ा एडजस्ट किया जिससे वो उसी डायरेक्शन में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि V नॉट स्क्वायर जो होगा इट इज इक्वल टू VR नॉट स्क्वायर प्लस VC नॉट माइनस VL नॉट का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें चाहो तो कुछ वैल्यूज रख दो, जैसे VR नॉट की जगह लिख दो I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, इनकी जगह लिख दो I नॉट स्क्वायर और XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तुम्हें I नॉट मिल जा रही है, I नॉट की वैल्यू मिल रही है V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ करंट सबसे पहले तो। इसके बाद करंट का फेजर कहाँ होगा, तो देखो करंट का फेजर और VR का फेजर सेम डायरेक्शन में है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो भी यही वाला एंगल फाई है। तो ये फाई भी अगर हम निकालना चाहें tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू इस ट्राइंगल से आएगी VC नॉट माइनस VL नॉट अपॉन VR नॉट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I नॉट XC माइनस I नॉट XL अपॉन I नॉट R। तो यहाँ से tan फाई का वैल्यू फाई निकालना है अगर, तो ये आ जा रहा है XC माइनस XL अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R। ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया है इसमें तुम्हें हो सकता है डाउट है तो बताओ। नो सर। बट ये किया क्या है, तुम चाहो तो बिल्कुल सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री से इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, यहां रख दो, यहां रख दो, ठीक है ना? Yes. बट क्योंकि तीनों में फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनको हम इस फॉर्म से भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फेजर एडिशन। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड फेजर एडिशन। अगर सेम फ्रीक्वेंसी के फेजर्स हैं तो हम उनको वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट सेम आता है, वेक्टर है इसलिए नहीं। तो देखो हमारा पर्पस यही था, वोल्टेज हमको पता था, करंट निकालना था, तो करंट का पीक वैल्यू भी आ गया और करंट का एंगल भी आ गया। ठीक है, ये जो करंट लिखा है हम लोगों ने I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई Z, this Z is called, this is called impedance of AC सर्किट। मतलब जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे AC सर्किट में इम्पीडेंस होता है।
और इस इम्पीडेंस को याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें ये वाला एंगल अगर फाई है, इधर वाली साइड ले लो एक्सी माइनस एक्सएल, इधर वाली साइड ले आर, तो ये वाली साइड जेड हो जाएगी, विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो यहाँ से टेन फाई तो दिख ही रहा है, अगर हम यहाँ से कॉस फाई लिखें तो कॉस फाई की वैल्यू होगी आर बाई जेड। कॉस फाई की जरूरत हमें पड़ती है, कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कहाँ पड़ती है कॉस फाई की जरूरत? पावर वाले फॉर्मूले में। तो जरा पावर वाला फॉर्मूला अगर यहीं पे फिर से लिखा जाए, वो फॉर्मूला था आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो देखो आई आर एम एस को आई आर एम एस रहने दो और वी आर एम एस को अगर हम लोग वी आर एम एस को भी वी आर एम एस रहने दो, कॉस फाई की जगह अगर हम लोग आर बाई जेड लिख दें तो ध्यान से देखो, क्या ये आई आर एम एस इंटू क्या ये वी आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगा? एंड वी आर एम एस अपॉन जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपॉन जेड मतलब ये आई आर एम एस हो जाएगा। तो ये हो जाता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है अगर तुम्हें ध्यान रहे तो। वैसे भी क्या है ना कि जो पावर का लॉस होगा वो तो होगा रेजिस्टेंस में ही, क्योंकि अगर हम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटर में स्टोर्ड भी जीरो होगा, एवरेज स्टोर्ड, इंडक्टर में एवरेज स्टोर्ड जीरो होगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो सप्लाई हुई है वो सारी की सारी लॉस हुई है रेजिस्टेंस में। तो फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर तो याद ही है ना, बट ध्यान रखना कि पावर लॉस इन एसी सर्किट आई स्क्वायर आर होता है ये, लेकिन वी स्क्वायर बाई आर नहीं आएगा। तुम कैलकुलेट करके देख लो चाहे तो, इसको रीअरेंज करके। डीसी में आई स्क्वायर आर भी था, वी स्क्वायर बाई आर भी था, लेकिन एसी में ये आई स्क्वायर आर आ रहा है, वी स्क्वायर बाई आर नहीं आएगा। वी स्क्वायर करोगे तो उसमें जेड भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर क्यों होगी लॉन्ग टाइम में? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक साइकिल के बाद, तो एक साइकिल के बाद नेट स्टोर्ड भी जीरो है, और एक साइकिल के बाद इंडक्टर का भी नेट स्टोर्ड जीरो है, कैपेसिटर का भी नेट स्टोर्ड जीरो है। चेंज हो रहा है ना लगातार वोल्टेज इस वजह से। यस। तो अल्टीमेटली जो लॉस हुआ या सप्लाई जितना हुआ वो कहां गया? वो रेजिस्टेंस में लॉस हुआ। अगर हम एक साइकिल के लिए कैपेसिटर का चार्ज प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कि चार्ज पहले जहां से स्टार्ट हुआ था फाइनली वहीं जाके खत्म हुआ। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? जीरो। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज आल्सो जीरो, बट रेजिस्टेंस में जो भी हुआ है वो लॉस हुआ है। तो ये याद रखने के पर्पज से बोला है कि एवरेज जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में हो रहा है। ठीक है, देखो इसको समझने में भले ही टाइम लगे बट इसी को समझना, क्योंकि कारण क्या है, अब अगर तुम्हारे सामने आरसी सर्किट आएगा तो तुम वीएल हटा देना, एल हटा देना सीधे सीधे, तो वो आरसी सर्किट के रिजल्ट्स हो जाएंगे। आरएल सर्किट होगा तो सी हटा देना। ये मतलब क्या कहने का मतलब, सिर्फ अगर तुम इतना ही ध्यान रखते हो तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इतने में ही कवर हो जाएगा। जितनी बातें अभी लिखी हुई है इससे बाहर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, बस एक एक पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है, तो दोनों में क्या फर्क है? ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है ना, ये एक इंस्टेंट के लिए है, मतलब इंस्टेंटेनियसली वी आर, वीसी और वीएल की सीधी सीधी वैल्यू ऐड करेंगे तो वी के बराबर आनी चाहिए। और ये जो लिखे हैं नॉट लगाए हुए हैं ये इनके पीक वैल्यू हैं, यानी इन फेजर्स के लेंथ हैं, ये इनके पीक वैल्यूज हैं और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। ठीक है, यस सर। अभी इसको फिर चलो यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो और क्लियर हो जाएगा, अभी इतना ही रहने देते हैं।
ठीक है फिर